आज व्यू 360 में इंसान हो या जानवर, शादी हॉल से लेकर चिड़ियाघर तक कोरोना वायरस से सभी परेशान। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2 सालों में तीसरी बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से चंदे की अपील। इन फंड्स के लिए शफाफियत कितनी अहम है? काफ़ी अरसा हुआ है, तकरीबन 20 साल हो रहा है मैं बजा रहा हूँ ये। और आपको मिलवाएंगे रिवायती बलोची साज सरोज बजाने के एक माहिर मौसीकार से। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स जिस तादाद में बढ़े हैं और 1945 के बाद अगर हम पिछले 70 से 80 साल का जायजा लेते हैं तो बेरोजगारी की शरह तकरीबन सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में भी शायद इसी तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। मनसूबाबंदी के वजीर पाकिस्तान के कोरोना वायरस के हवाले से कौमी राब्ता कमेटी के सरबराह भी हैं असद उमर। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में कारोबारी हालात इंतहाई ख़राब हैं। अमेरिका में कई कंपनियों का दिवालिया निकल गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद की है। एक तरफ तो शादियां करने वाले परेशान हैं, दूसरी जानिब इसकी वजह से शादी हॉल्स और केटरिंग से वाबस्ता अफराद भी परेशान हैं। पेशावर से उमर फारूक की रिपोर्ट। पेशावर के जीशान ताहिर अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे कि कोरोना वायरस आया और सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। लॉकडाउन की वजह से तकरीबात पर पाबंदी लग गई, शादी हॉल्स बंद कर दिए गए तो जीशान को भी शादी की तकरीब मंसूख करना पड़ी। आज वो शादी हॉल की बुकिंग के लिए दिया गया एडवांस वापस मांगने आए हैं। मेरे तो बहुत नुकसान हुए, जैसे फर्नीचर वगैरह और घर में सब कार्ड मैंने छपवाए हैं। सारे मेहमानों को मैंने बुलाया था तो वो आ गए हैं, तो उनकी वजह से जो नुकसान हुए हैं वो तो सिर्फ मुझे ही पता है और मेरी फैमिली को पता है। अभी तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो तब शादी होगी ना, अभी लॉकडाउन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इस परेशानी में जीशान अकेले नहीं। पेशावर सिटी शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में 2000 से ज़ायद शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। बहुत से लोग शादी हॉल की बुकिंग के लिए दिया गया एडवांस वापस लेने के मुतालबे के साथ आ रहे हैं। 8-8, 10-10 फंक्शन आप एक हॉल का लगा ले तो ये आप एवरेज देख लें कि ये 8-10 फंक्शन एक हॉल का, तो ये 150 शादी हॉलों का पिछले 1.5-2 महीने से जो कारोबार बंद पड़ा हुआ है उससे कितना लॉस हुआ है। शादी हॉल्स बंद होने की वजह से इस कारोबार से मुंसलिक छोटे मजदूर भी मुतासिर हो रहे हैं। कि हमारे पास जो भी वेटर हैं, लेडीज़ वेटर हैं मेरे पास, उसके अलावा डिश वाशर हैं, स्टाफ है हमारा, मैनेजर वगैरह सारा स्टाफ है, सारा मुतासर हो चुके हैं क्योंकि वो अभी घरों में बैठे हुए हैं। यकीन करें आगे मईशत आपको पता है और कारोबार आपको पता है, नौकरियों का आपको पता है कि नहीं है। ये बेचारे तो तालीम याफ्ता भी नहीं है। हमारा काम जो है वो शादी हॉल के साथ जुड़ा हुआ है और शादी हॉल इस वक्त बंद है जी, और गैदरिंग वगैरह कोई प्रोग्राम नहीं होते जी, बस हम ऐसे बस इधर बस बैठा हुआ है बस। जीशान ताहिर को हाल बुकिंग की एडवांस रकम हाल इंतजामिया ने वापस नहीं की क्योंकि वो कहते हैं कि एडवांस रकम वो खर्च कर चुके हैं। इधर मैं आया इनको बताने कि मुझे अपने पैसे वापस कर दें आप, और इन्होंने आगे से कहा कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, जितने पैसे आते हैं हमारे पास वो हमने आगे किराए में दे दिए है और जो वेटर्स है उनको वर्करों में को दे दिया है। शादी हॉल मालिकान का कहना है कि इस बहरान में हालों के किराए और बिजली के बिल अदा करने के हवाले से हुकूमत कोई पॉलिसी वज़ा करे ताकि अगले शादी सीजन की आमद तक वो अपने इंतजामात चलाने के काबिल हो सके। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं, शायद जानवर भी परेशान हैं। लाहौर का मशहूर चिड़ियाघर हो या सफारी जू और जंगली हयात रखने वाली दीगर तफरीगाहें, सभी 1 माह से भी ज़ायद अरसे से बंद पड़ी हैं। सुबह से शाम तक लोगों में घिरे ये जानवर इस वक्त इस माहौल में कैसे वक्त गुजार रहे हैं, और इसके अलावा इस लॉकडाउन की वजह से इन सारी तफरीगाहों का जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जो कमाई थी, वो टिकट्स थे, वो भी आना जब बंद हो गए हैं तो ऐसे हालात में यहाँ की इंतज़ामिया के लिए रोज़मर्रा के अखराजात बर्दाश्त करना कब तक मुमकिन है, ये हम जानेंगे लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में। लाहौर चिड़ियाघर तकरीबन 1200 जानवरों और परिंदों की रिहाइश गाह है। बच्चों बड़ों की ये तफरीगाह 14 मार्च 2020 से बंद हैं। यूं तो जानवरों की देखभाल, खुराक और उनके लिए धूप छांव का इंतजाम करने वाला अमला ड्यूटी पर मौजूद है, लेकिन
کچھ شرارتی اور دوست مزاج جانور اپنے آس پاس سیاحوں کی کمی محسوس کر رہے ہیں، جبکہ بعض کی نشو و نما کے لیے یہ تبدیلی مثبت ہے۔ پبلک جب آتی تھی تو اس میں بہت سارے ایشوز آتے تھے کہ جو سروائیول ریٹ جو ہے نا وہ کچھ کمپرومائز ہوتا تھا، لیکن اس دوران جتنے بھی برتھس ہوئی ہیں مثلا مختلف برڈز میں بھی ہوئی ہیں، منکیز میں ہوئی ہیں، ڈیئرز میں آئی ہیں، نیل گائے میں آئی ہیں، تو اس کا جو سروائیول ریٹ ہے دیٹ از ایکسلنٹ۔ لاہور چڑیا گھر تقریباً 20 کروڑ روپے سالانہ آمدن کے ساتھ ایک خود کفیل ادارہ ہے۔ جانوروں کی دیکھ بھال، ملازمین کی تنخواہیں اور بجلی پانی کے بل اور تمام اخراجات داخلہ ٹکٹوں سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے ترقیاتی کام، بونس اور اوور ٹائم کے اخراجات کم کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنے کنٹیجنسی پلان جو ہے نا وہ پہلے ڈیسائیڈ کیے تھے، تقریباً 15 سے 1 ماہ کی خوراک جو ہے، جو خشک راشن ہے اس کو سٹور کیا ہوا ہے۔ کارنیورز ہیں ان کے لیے گوشت بھی ہم نے پہلی دفعہ فریز کر کے بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے کچھ اپنی جو فیسلٹیز ہیں محکمے کی، جیسے جلو ہے یا چھنگا مانگا ہے نیئر بائی میں، تو وہاں کچھ کرپلڈ اینیمل یا ڈسیبلڈ اینیمل اگر وہاں پہ کوئی ہوں گے تو ہم ان کو بھی یوٹیلائز کر سکیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا اے پلان ہی اس وقت چل رہا ہے۔ لاہور میں جنگلی حیات کے بڑے نمائشی مرکز سفاری پارک میں بھی کرونا وائرس کے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تقریباً 1.5 ماہ سے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ انواع اقسام کے تقریباً 980 جانوروں اور پرندوں کی افزائش نسل کی شرح میں یہاں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اینولی جو ہے وہ 15 to 16 لاکھ جو ہے اس کا آ رہا تھا۔ صرف بیف کا جو ایکسپینسز ہیں، اس کے جتنی سپیس ان کے لیے زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ان کا پروڈکٹیو جو ہے لیول وہ بڑھتا رہے گا۔ تو اس میں نمبر جو ہے وہ لائنز کا زیادہ تھا، جس کو ہم نے سرپلس کیا اور سیل آؤٹ کیا۔ اور یہ ہم نے کورونا کا ابھی یہاں پہ انسیڈنس نہیں ہوا تھا، کوئی لاک ڈاؤن کا سین نہیں تھا، اس سے پہلے 10 دن ہم ان کو سیل آؤٹ کر چکے ہوئے۔ جانوروں کی فروخت کی مد میں آنے والی رقم محکمہ جنگلی حیات یا متعلقہ پارک کے بجٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ چڑیا گھر، سفاری یا کسی بھی پارک کے لیے عید اور بچوں کی چھٹیاں کمائی کا سیزن سمجھی جاتی ہیں، جس کی امید یہاں کی انتظامیہ سے زیادہ ٹھیکیداروں کو ہوتی ہے، جنہوں نے بھاری رقم ادا کر کے کینٹین، گھوڑیاں، اونٹ سواری اور جھولوں کا سالانہ ٹھیکہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال نے ان جگہوں سے منسلک ان تمام افراد کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جہاں چیف جسٹس آف پاکستان کے کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا از خود نوٹس کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کی روک تھام سے متعلق اقدامات میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے اپنے دور حکومت میں چوتھی بار پاکستانیوں سے چندے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس اپیل پر پاکستانی امریکنز کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس رد عمل میں کورونا کی مد میں اکٹھی کی جانے والی امداد کی اکاؤنٹیبلٹی سے متعلق سوالات بھی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ جو کہ ہماری ساتھی نخبت مالک نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اور پاکستانی امریکن سے بات کر کے بنائی ہے۔ اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے۔ $1000 آپ اس ڈیم کے فنڈ میں چاہتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں، اس ریلیف فنڈ میں پیسہ ڈالیں۔ پہلے پاکستانی معیشت کے استحکام، اس کے بعد ڈیم فنڈ اور اب کورونا ریلیف فنڈ۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں ملکی اور غیر ملکی پاکستانیوں سے چندہ مانگنے کی یہ تیسری اپیل ہے۔ سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے اکٹھے کرنے میں۔ امریکہ میں سپورٹ کرنا اور پاکستان میں سپورٹ کرنا یہ کوئی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ ہماری کمیونٹی کے لوگ یہاں بھی جنرسلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس اپیل پر مختلف پاکستانی امریکنز کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جیسے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں۔ مجھے خان صاحب کا شروع سے ہمیشہ ان کی لیڈرشپ پہ مجھے فخر ہوتا ہے، تو اپرچونٹی کیم اپ تو میں نے ان کے فنڈ میں اس وقت 5 لاکھ دیے۔ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ تو شوکت خانم سے شروع ہوئے ہیں، تو بڑی ڈیووشن ہم سب کا حصہ ہے اس میں، پھر نمل یونیورسٹی میں بھی ہماری ڈیووشن ساری، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیم فنڈ میں بھی ڈیووشن، یہ 3 کام تو ہم نے کر لیے۔ تو مومن 2 بار سوراخ سے ڈسا جاتا ہے، ہم اب چوتھی بار کیسے ڈسے جائیں؟ کہ مشکل حالات یہاں امریکہ میں بھی، اور یہ ہمیں بالکل ریئلائزیشن ہے، یہاں لوگوں کی نوکریاں 30 ملین
अनएम्प्लॉयमेंट जो है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लोग जो हैं वो ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, जो कर सकता है वो करे। उधर पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम अपना के मुताबिक इसकी जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक बैंक को भेजी जाने वाली रकम वज़ीर आज़म के फंड में डालने के लिए कहा गया। ये रकम इस बैंक में अब से चंद रोज पहले तक फंसी रही। हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पैसे पाकिस्तान से यहाँ से पाकिस्तान भिजवाए, मगर जो है वो बैंक कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको रिलीज करने नहीं दे रही है, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इफ़ यू वांट टू अवॉइड इट आप प्राइम मिनिस्टर के फंड में डाल दें। मगर हम लोग जो हैं वो 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्योंकि नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, यानी जब आप किसी को चैरिटी देते हैं तो आप हुकूमत को टैक्स नहीं दे रहे होते उसके ऊपर, ये यहाँ का अमेरिका का वो है, तो उसमें आप किसी हुकूमत को पैसे नहीं दे सकते। तो नेचुरली उन लोगों से पैसे मांगना हुकूमत का एक बिल्कुल ही बेवकूफाना बात है। किया होगा तो 3 दिन बाद वो रिलीज हो गए थे वैसे पैसे तो। अगरचे नसीम शेखानी और एम्बेसडर असद मजीद खान के मुताबिक अपना की जानिब से भेजी गई रकम बिल आखिर बैंक से रिलीज कर दी गई है। इस सारे अमल की शफाफियत पर सवालात मुल्क के अंदर और बाहर अब भी मौजूद हैं। उसी चीज को प्रॉपर चैनल, क्योंकि देखें छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो जब तक किसी एक बड़े धारे में नहीं जाएंगी उनका ऑप्टिमल और इफेक्टिव इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकेगा। FIA, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ISI। शफाफियत के दावे अपनी जगह, लेकिन इस सारी सूरत हाल को गैर जानिबदार इदारे कैसे देख रहे हैं? हुकूमत में जब से ये आए हैं इन्होंने ये एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। सबसे पहले एक डैम बनाने के लिए फंड मांगने का किया था, जो कि उसमें अगर 10 अरब रुपए भी मांग भी ली सुप्रीम कोर्ट ने या प्राइम मिनिस्टर ने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर यही चीज़ अब रिपीट हो रही है इस कोरोना वायरस के लिए। मगर ये एक ट्रेंड है जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो गुड गवर्नेंस के मद में नहीं, अच्छा नहीं कहती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक फंड रेजिंग की किसी भी ऐसी कोशिश के कामयाब नताइज हासिल करने के लिए मुमकिना डोनर्स के सामने एक वाज़ेह और शफाफ मंसूबा पेश करने की ज़रूरत है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स जानने के लिए और इसके अलावा मजीद खबरें और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। मई का महीना शुरू होते ही अमेरिका की कई रियासतों ने कारोबार खोलने शुरू कर दिए हैं। नवंबर में अमेरिकी सदारती इंतखाबात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के इंतजार में हैं। इन हालात में कोरोना के दौर में ये मुहिम कैसे चलाई जाएगी, इन सब तरीकों पे गौर भी हो रहा है। ताहम सदारत का ओहदा जीतने के लिए दोनों उम्मीदवारों को इस बार बहुत ज्यादा चैलेंजेस अबूर करना होंगे। मईशत को खोलने के लिए होने वाले मुजाहिरों और दबाव के दरमियान इस वक्त भी जबकि कोविड-19 से इन्फेक्शन और अमवात जारी हैं, मजीद रियासतें आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबारों को दोबारा खोल रही हैं। इसका ताल्लुक तवाज़ुन से है। हमें मईशत को बहाल करना है, लेकिन हमें लोगों की हिफाजत भी जारी रखना होगी। कई हफ्तों में पहली बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिम के सिलसिले में सदारती इंतखाबात के लिए अहम रियासतों एरिज़ोना और ओहायो के सफर के मंसूबे का ऐलान किया है। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सख्त मुकाबले वाली रियासतों में राय आमा के जायजे सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को सदर ट्रंप से आगे दिखा रहे हैं। ट्रंप के कोविड-19 के बहरान से निमटने का तरीक़ाकार और ख़ास तौर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके कुछ तबसरे मुतनाज़ा रहे हैं। आप इस बखेड़े से निकलने के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं? ये सदर कोरोना वायरस को संभालने में काफी हद तक नाअहल रहे हैं। रिपब्लिकन्स मईशत के हवाले से सदर की कारकर्दगी पर मरकूज हैं। वोटर्स इस वबा से पहले तक सदर की मईशत के लिए इक़दामात से मुतमईन थे और इस बहरान के बाद भी वो उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखते हैं जो मईशत को बहाल करेगा। जहां ट्रंप की इंतखाबी मुहिम उनके पोल नंबर्स बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, जो बाइडन को भी एक नए चैलेंज का सामना है। जो बाइडन के सेनेट ऑफिस की एक साबिका मुलाजमा ने उन पर तकरीबन 30 साल कबल पेश आने वाली
जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया है, जिसकी जो बाइडन ने तरदीद की है। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा। दोनों ही की मुहिम को वबा की वजह से दरपेश चैलेंजेस से भी निमटना है। सवाल ये है कि समाजी फासलों के इस दौर में क्या ऐसे बड़े जलसे मुमकिन हो सकेंगे? हम वोटर्स को खतरे में नहीं डालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक ये मुनासिब न हो। मुझे उम्मीद है कि हम 25,000 अफराद की कुछ अच्छी रैलियां होते देखेंगे जहां हर कोई हुब्बुल वतनी के जज्बे से दीवाना हो रहा होता है। फिलहाल इसकी उम्मीद ही की जा सकती है, जबकि हर उम्मीदवार ऑनलाइन मुहिम चला रहा है एक वर्चुअल दुनिया में। एलिज़ाबेथ ली के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमिग्रेशन कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दी गई। अमरीकी इमिग्रेशन की आर्जी मुअत्तली का ट्रंप इंतजामिया का हुक्म गैर मुल्की तलबा को मुतासर तो नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन इस हुक्मनामे से यहाँ ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा में तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ ठहरने और काम करने के इम्कानात के बारे में काफ़ी हद तक तशवीश और शुबहात पाए जा रहे हैं। कोविड-19 की वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल ने बहुत से गैर मुल्की तलबा की तालीमी सरगर्मियों को गैर यकीनी कैफियत में डाल दिया है। हाल ही में फारुगुल तहसील होने वाले तलबा जिन्होंने अमेरिका में आर्जी रोजगार की खातिर वीज़ों की दरख्वास्त दी है, वो भी परेशान हैं कि उनके कागजात वक्त पर तैयार होंगे या नहीं। And I get the news alert, the email alert that Trump's going to come up with an executive order to ban immigration. जब मुझे खबर मिली कि सदर ट्रंप आर्जी तौर पर इमिग्रेशन बंद करने के लिए हुक्म जारी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा क्या बनेगा। Point, you know, can I stay? What's going to happen? अथिया ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्त दी है। इस प्रोग्राम के शुरका अपने शोबे में 3 साल तक काम कर सकते हैं। When I apply for jobs, right? It's very much like जब मैं मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देती हूँ तो मेरे कवर लेटर में लिखा होता है कि आपको मुझे स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं, मेरे पास काम है। मैं बताती हूँ कि मुझे जून तक काम करने की इजाजत मिलने की तवक्को है। First, just because I'm banking on it. अमेरिकी हुकूमत ने 1 माह पहले ही वीज़े जारी करने का काम बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकी सफारत खानों में बेशतर काम आर्जी तौर पर बंद हैं और बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र मुतासर होने की वजह से तलबा को ये भी फिक्र लाहक है कि वो अपने मुल्क कैसे लौटेंगे। हम इस बारे में पिछले 1 माह से बात कर रहे हैं कि पता नहीं जिन तलबा को हमने दाखिला दिया है वो आ सकेंगे या नहीं, और अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला। रबैका कहती है कि सदर ट्रंप के हुक्मनामे में तौसीह से, जो कि इमिग्रेशन वीज़ों के अलावा वीज़ों की दूसरी कैटेगरीज पर पाबंदी आयद करेगा, अमेरिका की आला तालीम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। माहिरीन आने वाले तालीमी साल में तलबा के दाखिले में 15% कमी की तवक्को कर रहे हैं, जिसमें 25% कमी गैर मुल्की तलबा में होगी, जिसका मतलब है कि अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को $23 अरब का नुकसान उठाना होगा। One of the unfortunate aspects of this is that एक और बदकिस्मती ये है कि ऐसे तलबा को जिनके वीज़ों पर बरवक्त कार्रवाई नहीं हुई, हम उनको ऑनलाइन कोर्सेज की सहूलत भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बावजूद कि वो अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहे, तो भी क़वाइद के मुताबिक उनका दाखिला तब तक तस्लीम नहीं होगा जब तक उनके वीज़े जारी नहीं होते। They can't be an officially enrolled student and take classes for a grade until their student visa has been processed. पोस्ट ग्रेजुएट तलबा जब ट्रेनिंग प्रोग्रामों से फ़ायदा उठा लें तो फिर अमेरिका में आर्जी रोजगार के लिए उन्हें H-1B वीज़े की ज़रूरत होती है। अगर वो अपने तालीमी वीज़े की मियाद के पूरे होने के बाद H-1B वीज़ा हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर अपने मुल्क लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसके बावजूद अथिया को उम्मीद है कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्त जून तक मंजूर हो जाएगी। After OPT, I'm really hoping ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जितना ज्यादा काम कर सकूँ करूँ, ताकि तजर्बा हासिल करने के बाद मैं अगले साल H-1B वीजा के लिए दरख्वास्त दे सकूँ। apply for an H-1B next year. ऐसे तलबा जो ऐसे सारे अमल में अपनी कानूनी हैसियत बरकरार नहीं रख सकते, उन्हें 60 दिन के अंदर अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। एलिन बारोस के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें इधर आ जाए, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना,
अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में बाकी बहुत से शोबों की तरह फनकार और मौसीकार भी अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। शो के आखिर में आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कदीम बलोची साज सरोज के उस्ताद खामद बख्श बुगटी ने अपना फन लोगों तक पहुंचाने का तरीका ढूंढा है। फेसबुक पर लाइव परफॉर्मेंस से अपने मदाहों को महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कोयटा से बुरसा ज़ाहरी की रिपोर्ट। काफ़ी अरसा हुआ है, तकरीबन 20 साल हो रहा है मैं बजा रहा हूँ। ये इसमें धुने जितने भी धुने हैं ये भी एक साज़ है, जैसे बाकी साज़ है, गिटार है, वायलिन है, और ये वायलिन से काफ़ी मिलता जुलता है। जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया हमने अपने घरों में रहना शुरू किया, और जब घरों में हम रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से बोर हो गए हैं। शुरू में तकरीबन 10 दिन 15 दिन तो हम लोगों के बहुत हालात ख़राब हो गया कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे कि हम आज भी अपने घरों में हैं, बाहर नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि मैं एक साज़ तो लोगों तक पहुँचाऊँ, अभी लोग भी परेशान हैं। फिर मैंने एक रिकॉर्डिंग किया अपने मोबाइल से, वहीं पे अपने चारपाई पे रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया। काफ़ी लोगों ने देखा और लोगों को उनसे लुत्फ़ अंदाज हुआ। ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर इसमें एक चमड़ा लगता है, भेड़ या बकरी का चमड़ा इसमें यहाँ पर लगता है। फिर ये तार हैं, ये तार यहाँ पर लगते हैं, ये जुदा है, ये जुदा, ये एक और लकड़ी, ये और ये 8-9 इस तरह लगते हैं। ये गज़ है, ये घोड़े के दुम्ब वाले बाल इसमें लगते हैं। यहाँ पर कुछ ये घुंघरू वगैरह ये शौक़ से मीठे आवाज़ देते हैं। फिर ये तैयार होता है, ये यहाँ पर लगता है, फिर ये आवाज़ देता है, इसी से आवाज़ देता है, फिर इसका आवाज़ निकलता है। मैं डेरा बुगटी से सीखा हूँ इसको। वहाँ पर हमारे लोग काफ़ी शौक़ करते हैं, सरोज बजाते हैं। फिर उन्हीं को देख के मुझे भी शौक़ आया, फिर मैं शौक़ से सीखा। फिर आगे बढ़ता बढ़ता फिर मेरा रोज़गार हो गया है। अभी शौक़ भी है, मेरा रोज़गार भी है। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और आप हमें भी लिखिए कि आप रमज़ान के महीने में अपने आप को सेफ कैसे रख रहे हैं और अपनी इबादत कैसे मुकम्मल कर रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।